हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास का एक टॉपिक समझा रहा हूँ। एक्चुअली में मैंने वीडियो बनाई थी पहले, लेकिन वो कंप्यूटर ऑपरेटर की वजह से वो आपके डाउनलोड नहीं हो पाई, आप तक नहीं पहुँच पाई। अभी पिछली तारीख मतलब ये शुक्रवार को 22-23 तारीख को मैंने 3 वीडियो डाली थी, जिसमें से एक तो पुरानी डल गई और 2 नई डली थी, जिसमें 4 मिनट की हीमोफीलिया की वंशागति में आपको समझा रहा हूँ डायग्राम बनाकर। उससे पहले की जो वीडियो थी वो आप तक नहीं पहुँच पाई, मैं उसी के विषय में आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, उसमें टॉपिक था मेंडेलियन विकार। प्रश्न था कि भाई आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आनुवांशिक विकार होते हैं, वो आनुवांशिक विकार आपके किसे कहते हैं, ये बात थी। तो ऐसे रोग, ऐसी असामान्यताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है, वंशागत होती है, उन बीमारियों को, उन रोगों को ही आनुवांशिक विकार कहते हैं। चूँकि इन आनुवांशिक विकारों का संबंध ऐसे लक्षणों से है जो वंशागत होते हैं। वंशागत होते हैं तो उनका संबंध होता है जीन या गुणसूत्रों से। इस आधार पर आनुवांशिक विकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला मेंडेलियन विकार, दूसरा गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलियन विकार का मतलब क्या है? तो ऐसे आनुवांशिक रोग जो मोस्टली बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन, एक ही बात है, जीन उत्परिवर्तन को हम बिंदु उत्परिवर्तन या स्पॉट म्यूटेशन कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जीन की संरचना में परिवर्तन होने से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को ही मेंडेलियन विकार कहा जाता है। क्योंकि मेंडल ने जीन को कारक कहा था। क्या कहा था? कारक। उसके आधार पर इनको मेंडेलियन विकार कहा जाता है। जैसे दोबारा ध्यान दो, जीन की संरचना में या जीन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों को ही मेंडेलियन विकार कहते हैं। और इसके मुख्यतः उदाहरण जो है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया और वर्णांधता इसके प्रमुख उदाहरण थे। मैं बात करूं दूसरी पॉइंट पर, जैसे गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो गुणसूत्रीय विकारों का मतलब है कि वे आनुवांशिक बीमारियां जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। विशेषकर प्रत्येक जाति के जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव जाति कहीं का भी हो मानव, उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। ऐसे ही अदर जो जातियां होती हैं उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। लेकिन जब निश्चित गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए या बढ़ोतरी हो जाए, संख्यात्मक उत्परिवर्तन हो जाए, तो उसके कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उन्हीं बीमारियों को क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या गुणसूत्रीय विकार कहा जाता है। क्लियर? अब बात करेंगे हम मेंडेलियन विकार के प्रमुख उदाहरणों की। सबसे पहले मैं बात करता हूं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया एक ऐसी आनुवांशिक बीमारी है जिसे जीन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसको मेंडेलियन विकार कहते हैं। हीमोफीलिया एक अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है, अप्रभावी जीन के कारण। और हीमोफीलिया को उत्पन्न करने वाला जो अप्रभावी जीन है वो एक्स लिंग गुणसूत्र के साथ सहलग्नता दर्शाता है। अर्थात हीमोफीलिया एक लिंग सहलग्नी अप्रभावी रोग है जो अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है। क्लियर? सबसे पहले इस हीमोफीलिया रोग की विषय में जब जानकारी हुई
तो वो हुई थी ब्रिटेन के शाही परिवार एलिजाबेथ के परिवार के पुरुषों में। सबसे पहले उनमें खोजा गया था। इसलिए हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है। ध्यान दो, हीमोफीलिया रोग की खोज सबसे पहले ब्रिटेन में जो राज परिवार है एलिजाबेथ का, उसके पुरुषों में इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसको शाही रोग कहा गया। ये अप्रभावी जीन के कारण होता है। अप्रभावी जीन एक्स लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है और उसी के साथ संलग्नता दर्शाता है, अर्थात हीमोफीलिया एक लिंग संलग्नी रोग है। ये रोग केवल पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता है। अब प्रश्न आता है क्यों नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको जो पहली वीडियो दे चुका हूँ, इससे वो वर्णांधता, उसमें भी बताया था मैंने आपको। वही बात यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि जो एक्स गुणसूत्र पर जो अप्रभावी जीन है, महिला के अंदर 2 एक्स होते हैं, 2 एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक एक्स पर अप्रभावी जीन है हीमोफीलिया का, तो दूसरे एक्स पर इसका प्रभावी जीन होता है महिला के अंदर। तो जो प्रभावी जीन है हीमोफीलिया, वो हीमोफीलिया उत्पन्न करने वाले अप्रभावी जीन को दबा देता है, इसलिए महिलाओं में ये रोग प्रकट नहीं होता है। जबकि पुरुषों में केवल एक एक्स लिंग गुणसूत्र आता है और दूसरा वाई होता है। तो एक्स लिंग गुणसूत्र पर यदि हीमोफीलिया उत्पन्न करने वाला जीन उपस्थित है, वो जो अप्रभावी है, तो उसको दबाने वाला प्रभावी जीन वाई गुणसूत्र पर नहीं होता है, इसलिए ये पुरुषों में रोग प्रकट हो जाता है। ठीक है। हीमोफीलिया जो रोग है, उसका प्रमुख लक्षण यह है कि इस रोग से ग्रसित पुरुष में यदि चोट लग जाए तो खून बहता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है। मीन्स इसका मतलब क्या है? हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का बनने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक जो एंजाइम होते हैं, उनके फॉर्मेशन को ये हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन दबा देता है, उन नहीं होने देता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है और ब्लीडिंग होती रहती है। यदि तुरंत उसको उपचार नहीं मिले तो उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। ये बातें मैंने आपको बताई। तो ध्यान दो, पिता से पौत्र में जाएगा, पिता से पुत्र पौत्र में जाता है, केवल पुरुषों में होता है। महिलाएं इस रोग के लिए रोग वाहक के रूप में कार्य करती हैं। क्लियर? तो मैंने आपको बताया था कि यदि सामान्य महिला का विवाह एक हीमोफीलिक पुरुष से कर दिया जाए, किससे कर दिया जाए? हीमोफीलिक पुरुष से कर दिया जाए, तो उसकी सभी जो महिलाएं हैं, पुत्रियां हैं, वो सारी की सारी रोग वाहक होंगी और सभी पुत्र सामान्य होंगे। दोबारा ध्यान दो, यदि हम एक सामान्य महिला का विवाह एक हीमोफीलिक पुरुष से कर दें, तो उन दोनों के क्रॉस से उत्पन्न होने वाली जितनी भी पुत्रियां हैं, वो सारी की सारी रोग वाहक होंगी, जबकि पुत्र सामान्य होंगे। अब उन रोग वाहक पुत्रियों का विवाह यदि सामान्य पुरुष से कर दिया जाए, सामान्य पुरुष से कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है उसकी 25% पुत्री रोगवाहक होगी, 25% पुत्री सामान्य होगी, 25% पुत्र रोगी होंगे और 25% पुत्र सामान्य होंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। क्लियर? और इसकी वंशागति का जो 4 मिनट का वीडियो मैं आपको डाल चुका हूँ, उसमें मैंने इसकी वंशागति समझा रखी है हीमोफीलिया की, वो आप देख लें। तो मैंने मुख्य बात बताई कि हीमोफीलिया एक अप्रभावी जीन से उत्पन्न होने वाला रोग है। ये अप्रभावी जीन एक्स लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। लिंग संलग्नी रोग है। महिलाओं में ये रोग कभी नहीं होता है, क्योंकि महिलाओं में इस अप्रभावी जीन को दबाने वाला प्रभावी जीन पाया जाता है। पुरुषों में ऐसा प्रभावी जीन नहीं होता, जिसके कारण ये रोग पुरुषों में होता है। इस रोग की खोज सबसे पहले ब्रिटेन के राज परिवार के पुरुषों में की गई थी, इसलिए इसको शाही रोग कहते हैं। इस रोग का प्रमुख लक्षण है कि इस रोग में ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात चोट लगने पर लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। समय पर उपचार नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति मर सकता है। क्लियर? और इसके बाद जो रोग थे, जैसे सिकल सेल एनीमिया, उसकी मैंने वीडियो बनाकर आप डाली, फिनाइल कीटोन्यूरिया, वर्णांधता,
और थैलेसीमिया, इन सब के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो थैंक यू। अब मैं अगली वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित कुछ बातें और बताऊंगा। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान बोर्ड ने 40% कोर्स कम किया है, कुछ टॉपिक हटा दिए हैं। आप चिंता नहीं करें, क्योंकि जो कोर्स बचा है वो मोस्टली NCERT को रिलेटेड है। जो NCERT में वो टॉपिक यूँ क्यों रखे गए, उन्हीं टॉपिकों को हटाया गया जो NCERT में नहीं थे। RBSC ने अलग से जोड़ रखे थे, उन्हीं टॉपिकों को मोस्टली हटाया है। तो आपका जो नीट का एग्ज़ाम है उस पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस हटाए गए सिलेबस से। क्लियर? तो आप अनावश्यक चिंता नहीं करें, आप बाकायदा नीट के लिए भी आप जो पढ़ा रहा हूँ मैं उसको ध्यान से पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।